हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं आपके सामने, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, थॉमस यंग ने परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है। लाइट क्या शो करती है? इंटरफेरेंस। और अगर लाइट इंटरफेरेंस शो करती है तो इससे प्रूव हो जाएगा कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वेव नेचर है। इससे पहले रे ऑप्टिक्स जब तक हम पढ़ रहे थे, ये रे ऑप्टिक्स न्यूटन की देन थी। न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हम मानते थे लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड एज कॉर्पसल्स ऑफ लाइट। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इनको कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा लाइट का नेचर पार्टिकल की तरह नहीं है, लाइट का नेचर वेव की तरह है। लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं बनती जब तक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जब हम डिस्कस करेंगे, ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा कैरेक्टर है। लाइट का कैरेक्टर वेव कैरेक्टर है। इनफैक्ट इस चैप्टर में हम 3 फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं। पहला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये तीनों फिनोमिना प्रूव करेंगे कि लाइट का कैरेक्टर वेव कैरेक्टर है, क्योंकि इंटरफेरेंस सिर्फ वेव्स शो कर सकती हैं, डिफ्रैक्शन सिर्फ वेव्स शो कर सकती हैं, पोलराइजेशन सिर्फ वेव्स की जा सकती है। और इनफैक्ट पोलराइजेशन सभी वेव्स की नहीं की जा सकती। ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। वेव्स दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है, सभी पार्टिकल उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन केस ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, फॉर एग्जांपल साउंड वेव। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स में वेव अगर इधर प्रोपेगेट कर रही है तो हर पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होगा, मे बी इधर, किसी भी एक डायरेक्शन में। Such waves are said to be transverse waves in which direction of vibration is perpendicular to the direction of propagation of wave. और ट्रांसवर्स वेव में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जैसे पानी में पत्थर मारे तो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं, दोज रिपल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो लाइट का कैरेक्टर कैसा है? ये भी ट्रांसवर्स वेव है। ये आपको ऑलरेडी आप जानते होंगे, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीजें ऑसिलेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, और दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव आगे प्रोपेगेट करेगी। सो इट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव। बट प्रॉब्लम यह है कि लाइट पानी के सरफेस पे अगर आप पत्थर मारे, रिपल्स आपको दिखते हैं, लेकिन लाइट के केस में क्रेस्ट ट्रफ वो रिपल्स आपको नहीं दिखते। तो यहां हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। क्या है पोलराइजेशन, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हमने देखा लाइट वेव पोलराइज की जा सकते, तो हमें पता चल गया लाइट वेव तो है, बट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। सो ये तीनों फिनोमिना वेव नेचर प्रूव करेंगे लाइट का, और तीसरा फिनोमिना ये भी बता देगा कि ये ट्रांसवर्स वेव है। तो वन बाय वन हम तीनों डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हमने स्टार्ट करना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, तो सबसे पहले आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये थॉमस यंग ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में समझाऊं, उससे पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि लाइट सिर्फ वेव्स ही इंटरफेरेंस शो कर सकती हैं? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो उसके लिए आपको पता चलना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या चीज है, इंटरफेरेंस क्या होती है। और इंटरफेरेंस से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव क्या है। वेव क्या है? वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। आपने एक जगह पे डिस्टरबेंस क्रिएट की, ठीक वैसी ही डिस्टरबेंस दूसरे पार्टिकल तक पहुंच गए थोड़ी देर के बाद। तो जैसी डिस्टरबेंस आपने यहां क्रिएट की, इस पार्टिकल को ऑसिलेट कराया, थोड़ी देर के बाद वहां का पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, और बीच में मीडियम के सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं वेव मोशन। वेव मोशन इज प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, प्रोपेगेशन ऑफ SHM कह लो,
ऑसिलेटरी मोशन का प्रोपेगेशन या प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस कहिए आप। वेव में देयर इज प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ओनली, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ओनली, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी ओनली, प्रोपेगेशन कहो या ट्रांसपोर्ट कहो, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। देखिए अगर मुझे किसी लोकेशन ए से किसी एनर्जी को किसी लोकेशन बी तक पहुंचाना हो तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक विद द हेल्प ऑफ अ मैटर पार्टिकल। मान लीजिए मैंने एक पत्थर उठाया, मैंने इस पत्थर के ऊपर कुछ वर्क किया, जैसे ही वर्क किया एनर्जी लगाई मैंने, तो इस पत्थर के पास वो एनर्जी आ गई। वो एनर्जी किस फॉर्म में आई? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब ये पत्थर मैंने लोकेशन ए से लोकेशन बी तक भेजा, यहां से ये पत्थर मैंने यहां भेजा, ठीक है। तो इस पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसने साइट बी पे आके ट्रांसफर कर दी। तो मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पत्थर कुछ एनर्जी लेकर गया। वो एनर्जी कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का एक तरीका यह कि मैं किसी मैटर पार्टिकल के हाथ एनर्जी देके भेजूं, मैटर पार्टिकल खुद जाएगा एनर्जी लेकर वहां तक। बट दूसरा तरीका है जिसमें मैटर पार्टिकल तो वहां तक ट्रेवल नहीं करेगा, एनर्जी ट्रेवल कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ वेव मोशन। जैसे पानी के सरफेस में यहां पत्थर मारा तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गया, इसके साथ कांटेक्ट में आने वाले बाकी पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गए। एज ए रिजल्ट यहां से एक वेव मोशन स्टार्ट हुआ, ये वेव मोशन यहां तक पहुंचा। ये पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, ये इस पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, ये यहां पे ऑसिलेट कर रहा है इन लिमिट्स के बीच में। हर पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन पे ही ऑसिलेट कर रहा है, बट ये एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है। पहले सिर्फ इसने ऑसिलेशन शुरू की, इसने अगले को एनर्जी ट्रांसफर की, उसने अगले को करते करते एनर्जी बी तक पहुंच गई। कोई पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक नहीं पहुंचा। दिस इज कॉल्ड एज वेव मोशन, दिस इज कॉल्ड एज वेव मोशन। तो वेव मोशन में जो वेव की जनरल एक्सप्रेशन है वाई, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं बेटा, एक्स और टी, एक्स और टी, और ये पिछले लेक्चर्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाँ प्लस माइनस 5 भी हो सकता है अगर कुछ इनिशियल फेज है। तो किसी पोजीशन एक्स के पार्टिकल, ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल, ठीक 1 सेकेंड पे कहां है, 2 सेकेंड पे कहां है, 1.5 सेकेंड पे कहां है। तो इस एक्सप्रेशन में आप t और x की वैल्यूज पुट कर दो, x 5 सेंटीमीटर तो 5 पुट करो, जिस टाइम पे इस पार्टिकल की, क्योंकि ये भी लगातार ऑसिलेट कर रहा है, अगर अभी यहां तो थोड़ी देर के बाद ये ऊपर मिलेगा, फिर कभी नीचे भी मिलेगा हमें। तो किस टाइम पे इसकी पोजीशन चाहिए, इसका एड्रेस है ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे x और t। हां ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू या फिर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। और k क्या है? इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, जिसे हम प्रोग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? k इज या तो 2 पाई न्यू बार इज वेव नंबर, या फिर 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये सब चीजें बार बार डिस्कस हो चुकी हैं, क्लास 11th में भी डिस्कस हुई थी, क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने जनरल इक्वेशंस आपसे डिस्कस की हैं। हाँ अगर इन दोनों टर्म्स के, ये जो फेज एंगल है, साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस फेज। ये जो फेज एंगल है, अब यहां पर इसमें एक चीज आपने ध्यान देनी है, t और x वाली टर्म अगर दोनों का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब वेव ट्रेवल्स अलोंग नेगेटिव x। और अगर दोनों का साइन ऑपोजिट हुआ, या ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब वेव ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से मैंने आपको रिफ्रेश करवा दिया। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो वेव में क्या होता है बेटा, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ वेव्स पढ़ा होगा कि अगर एक वेव मैंने यहां से सेंड की, एक वेव यहां से इस तरह ट्रेवल करती हुई आ रही है, तो जैसे ये वेव यहां पहुंची, इस पॉइंट पे इस वेव के पास ऐसी एनर्जी है कि इसने इस पार्टिकल को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दी है। मान लो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है +y1। इसने इस मोमेंट पे हर पार्टिकल को कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट दी है, कोई मीन से ऊपर है, कोई मीन पोजीशन से नीचे है। इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे। तो वेव एक ऐसी एनर्जी है जो मीडियम से प्रोपागेट करते हुए जा रही है और हर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है, ऑसिलेटिंग एनर्जी दे रही है,
कभी वो एनर्जी काइनेटिक होती है, कभी पोटेंशियल, और कभी दोनों का कॉम्बिनेशन। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो टोटली एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी टोटली पोटेंशियल होती है, मीन पे टोटली काइनेटिक होती है, एक्सट्रीम पे फिर पोटेंशियल, फिर यहाँ काइनेटिक, और इन बिटवीन ये दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मैंने पहली वेव यहां से प्रोपेगेट कराई। कोई एक पार्टिकल ले रहा हूं, ये पार्टिकल P है, पॉइंट P। तो पॉइंट P को इसने लिफ्ट करके ऊपर ले गई, अपनी मीन पोजीशन से ऊपर ले गई। इस टाइम पे थोड़ी देर के बाद ये नीचे भी आ जाएगा, नो डाउट्स, बट किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे यहां पे इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दी गई है प्लस y1। अगर साइमल्टेनियसली दूसरी वेव मैं यहां से प्रोपेगेट कराऊं कुछ इस तरह से, तो दूसरी वेव भी या थोड़ा सा और बदल देते हैं, इसका एम्पलीट्यूड हम बढ़ा देते हैं। चलिए, ये इस तरह से दूसरी वेव आपने यहां पे, ये ऐसे जा रही है बेटा, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, ये इस तरह से प्रोपेगेट करती हुई गई। तो दूसरी वेव अगर अकेली आती तो इसकी टेंडेंसी थी पार्टिकल को इतना ऊपर लिफ्ट कर देती, कितना, प्लस y2। अब दोनों वेव साइमल्टेनियसली आ गई तो ये क्या करेंगी, पहली वेव पार्टिकल को प्लस y1 ऊपर पुश करेगी, दूसरी प्लस y2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की क्या होगी, ये दोनों वेव नहीं देखेंगे आपको एक ही वेव दिखेगी, मिक्सअप होके ये कुछ इस तरह की वेव बनेगी। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इस पार्टिकल को टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी मिली, y किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के इक्वल। पहली वेव ने y1 ऊपर पुश किया, दूसरी ने y2, ओवरऑल ये पार्टिकल ऊपर कितना चला गया, y1 प्लस y2। इसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स या फिर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। दोनों वेव्स ने एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किया, दो एनर्जी साइमल्टेनियसली एक पॉइंट को मिली, उन्होंने पॉइंट को अपनी मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं पुश किया, ठीक है। और ऐसी वाली इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी आप कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे, या तो दोनों कहीं पे किसी पार्टिकल को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रही है और किसी पॉइंट पे ये पहली वेव ने भी इसको नीचे पुश किया, दूसरी ब्लू वाली वेव ने भी नीचे पुश किया, और रेड कलर की आई रिजल्टेंट वेव। दोनों वेव मिक्सअप होकर इस तरह की वेव बनेगी, पार्टिकल ज्यादा नीचे जाएगा। तो या तो किसी पॉइंट को दोनों को किसी पॉइंट पे दोनों वेव साइमल्टेनियसली पहुंचेंगी, या तो उसको पॉजिटिव साइड दोनों पुश करेंगे या दोनों नेगेटिव साइड पुश करें। तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर आप कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां से ये एक वेव प्रोपेगेट करते हुए जा रही है, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P को इस वेव ने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दी प्लस y1। इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली एक दूसरी वेव यहां से प्रोपेगेट करते हुए गई, बट कुछ इस तरह से, जहां पे पहली वेव की क्रेस्ट आ रही है वहां दूसरी वेव की ट्रफ आ रही है। तो दूसरी वेव की टेंडेंसी है कि ये इस पार्टिकल को नीचे पुश करे, कितना, y2। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, माइनस y2 होगी कि नहीं। एज ए रिजल्ट अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह से क्रिएट होगी। यहां पे वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड किस लिए कम हो गया, क्योंकि एक ऊपर पुश कर रही है, एक नीचे। तो अब मीन पोजीशन से ये पार्टिकल ऊपर कितना गया, y। अब ये y किसके इक्वल है, y1 माइनस y2। पहली वेव की टेंडेंसी थी इस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दे प्लस y1, दूसरी वेव की टेंडेंसी थी ये इसको डिस्प्लेसमेंट दे माइनस y2। एक ने ऊपर पुश किया, एक ने नीचे पुश किया। मान लीजिए एक ने 5 सेंटीमीटर ऊपर पुश किया, दूसरे ने 3 सेंटीमीटर नीचे पुश किया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी 5 माइनस 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। तो ऐसी इंटरफेरेंस को जब दोनों वेव्स किसी भी जगह पे, देखिए एक की क्रेस्ट आ रही है दूसरी की तरफ, मतलब दोनों वेव्स एक पार्टिकल को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है वेव की, और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड और एनर्जी दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। सिंपल शब्दों में कहा जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जिसमें क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, और डिस्ट्रक्टिव वो है जिसमें क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ। कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों की डिस्प्लेसमेंट y1 y2 न्यूमेरिकली इक्वल होती, एक प्लस y1 ऊपर दे रही है, एक माइनस y1 डाउनवर्ड्स,
एक ने 5 सेंटीमीटर ऊपर पुश किया, एक ने 5 सेंटीमीटर नीचे पुश किया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0। फिर वेव बचेगी ही नहीं, वेव डाई आउट हो जाएगी, बिल्कुल 0 एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये पूरे मीडियम का हर एक पॉइंट आपको फ्लैट दिखेगा। ये वेव मतलब इसमें ना तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ना नीचे, दोनों वेव डाई आउट हो जाएंगी अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स बराबर हैं और दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट फेज में एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं, क्रेस्ट पे एग्जैक्टली ट्रफ फॉल कर रही है। तो एनीवे कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। सो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या हैं, अब हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। हालांकि अभी मैं कंडीशंस आपको डायरेक्टली विजुअलाइज करवाऊंगा, कॉमन सेंस की हेल्प से हम ये कंडीशंस याद रख सकते हैं और आगे चल के इसको प्रूव भी करना है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आप मैथमेटिकली प्रूव भी कीजिए। तो अभी तो फिलहाल मैं बिना प्रूव किए डायरेक्टली बताने जा रहा हूं ताकि आप याद रख सकें, फिर हम बाद में इसको प्रूव भी करेंगे। तो इंटरफेरेंस बेटा दो तरह की हो सकती है। नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है एंड नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। किन्हीं दो वेव्स की, यहां लाइट वेव्स की बात नहीं हो रही, फॉर एनी 2 वेव्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जिसमें क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑन ट्रफ। क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करे, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करे। और डिस्ट्रक्टिव में उल्टा होगा, क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ एंड ट्रफ ऑन क्रेस्ट। तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और दूसरी चीज इस केस में एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेटा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे बाद में बात करेंगे डिटेल में। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इंक्रीज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बोथ डिक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज, ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशंस। कंडीशंस तो बेटा कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या क्या? पहली कंडीशन हम डिस्कस करेंगे दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? फेज डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा फाई से या सिंपली फाई से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन मैं डिस्कस करूंगा यहां पे पाथ डिफरेंस। दोनों वेव्स के पाथ में कितना डिफरेंस हो कि ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें या डिस्ट्रक्टिवली, दोनों कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से डिनोट करूंगा और पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से। एनीवे, अगर इन दोनों में से कोई भी एक आपको पता है तो इन दोनों के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। देखिए किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हर अगले पॉइंट का फेज पिछले पॉइंट से कम होता है। इसका फेज, अगर ये वेव इधर प्रोपेगेट कर रही है, इससे कम होगा। कितना कम होगा? पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो इसका फेज इसके फेज से 2 पाई कम होगा। तो इन दो पॉइंट्स में मान लीजिए ये P और Q हैं, इन दोनों के ऑसिलेशन में फेज का डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई का। और पाथ लेंथ का डिफरेंस अगर हम देखें तो एक वेव कंप्लीट हो रही है तो पाथ लेंथ कितना है? लैम्डा। सो अगर डेल्टा फाई फेज डिफरेंस 2 पाई का तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 लैम्डा का। 1 कंप्लीट वेव में फेज डिफरेंस 2 पाई का जनरेट होता है और पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का। तो इसलिए हम दोनों को यहां से इस रिलेशन से हम रिलेट कर सकते हैं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को। अब अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस डिटरमिन कर लेंगे, फेज डिफरेंस पता है, पाथ डिफरेंस पता है तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। राइट, चलिए अब विजुअलाइज कीजिए आप बेटा, किसी एक सोर्स से दो वेव्स जनरेट हो रही हैं। ये आ गई वेव 1 और ये इसी टाइम पे ये दूसरी वेव जनरेट हो रही है। ये दोनों एक जैसी वेव्स हैं, अगर बनाने में थोड़ा एरर हो रहा होगा तो ध्यान रखिएगा। ये दोनों वेव्स बिल्कुल एक जैसी हैं, हो सकता है बनाने में थोड़ी अलग दिख रही हो, बट ये दोनों वेव्स बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों का जीरो साइमल्टेनियसली आ रहा है और एक जैसी वेवलेंथ, एक जैसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। अगर इस वेव को उठा के
मैं एज सच इसके ऊपर रख दूं तो बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव? अगर एज सच इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगी, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इसका मतलब दोनों वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है? 0। तो जब जब 0 का फेज डिफरेंस होगा तब तब वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और रही बात पाथ डिफरेंस की, अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस भी 0 होगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इस वेव को या ऊपर वाली वेव को इतना इतना पोर्शन हम काटते हैं, पूरी वन वेव इसमें से काट के अलग कर देते हैं। अब ये जो ब्लैक मार्क के आगे वाली वेव है, इसको उठा के अगर मैं यहां लाके सुपर इंपोज कर रहा हूं, ब्लैक मार्क से आगे वाली वेव को उठा के यहां लाके सुपर इंपोज कर रहा हूं, तो बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी कि डिस्ट्रक्टिव? फिर से देखो, क्रेस्ट पे क्रेस्ट फॉल करेगी, ट्रफ पे ट्रफ फॉल करेगी, तो फिर से कैसी है? कंस्ट्रक्टिव। तो फुल एक वेव में फेज डिफरेंस जनरेट होता है बेटा 2 पाई का, और पाथ डिफरेंस जनरेट होता है 1 लैम्डा का। इजंट इट सो? वैसे ही बेटा अगर यहां तक का पार्ट आप काट के हटा दें, पूरी 2 वेव्स, 2 क्रेस्ट 2 ट्रफ, ये पोर्शन अगर आप हटा दें, अब इस पार्ट को उठाएं और उठा के यहां सुपर इंपोज कराएं, तो भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ फॉल कर रही है, तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 पाई का फेज डिफरेंस है, 2 वेव मतलब 2 बार 2 पाई 4 पाई, या पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा का है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वैसे अगर 3 वेव्स काट के हटा देते हैं तो 3 वेव्स में फेज डिफरेंस जनरेट होगा 6 पाई और पाथ डिफरेंस जनरेट होगा 3 लैम्डा का। तो जब जब ये वाले फेज डिफरेंस होंगे 2 वेव्स में, या ये वाले पाथ डिफरेंसेस होंगे, तो पक्की बात है दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेयर करेंगी। लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जब जब 2n पाई का फेज डिफरेंस होगा, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई का फेज डिफरेंस होगा। हां, यहां n की वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 सो ऑन, n इज एनी होल नंबर। तो जब जब 2 वेव्स के बीच में इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई का फेज डिफरेंस होगा, फॉर श्योर वो कैसे इंटरफेरेंस शो करेंगी? कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फंडामेंटल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस क्या है? अगर 2n पाई का फेज डिफरेंस हुआ तो वेव्स में इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई कहिए या 2n पाई का फेज डिफरेंस हुआ, 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, राइट? और वैसे अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो जनरल फॉर्मूले में हम कह सकते हैं n लैम्डा। जब जब n लैम्डा का 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, जब जब इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा 2 वेव्स के बीच में, तब तब वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो आपको याद रहेगा ये कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ कब फॉल करेगी? जब दोनों वेव्स के बीच में फुल वेव के मल्टीपल्स में, फुल वेव के मल्टीपल्स में, 1 वेव 2 वेव 3 वेव के मल्टीपल्स में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, या जनरली कह दो 2n पाई का फेज डिफरेंस होगा, तो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, और n पाई का पाथ डिफरेंस होगा तो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो क्या अब आप इसको याद रख सकते हैं? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मान लीजिए फिर से यही 2 वेव्स हम लेते हैं। अब दूसरी वेव में से इतना पोर्शन काट के निकाल देते हैं, आधी वेव, फर्स्ट हाफ वेव हमने काट के निकाल दी, फर्स्ट हाफ वेव। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, तो देखो ये क्रेस्ट के ऊपर क्या आएगी? ट्रफ, फिर अगली ट्रफ के ऊपर क्या आ जाएगी? क्रेस्ट। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस कैसी होनी चाहिए? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा जो फेज डिफरेंस की कंडीशन है, तो फेज डिफरेंस आधी वेव का, आधी वेव में कितना फेज डिफरेंस जनरेट होगा? 1 पाई का, जब फुल वेव में 2 पाई का हो रहा है। और रही बात पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2 का होगा कि नहीं? यहां से लेके यहां तक हाफ लैम्डा है, लैम्डा बाय 2, ठीक है? तो जब जब हाफ वेव का फेज डिफरेंस होगा या हाफ वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 और फेज डिफरेंस पाई होगा, तो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। चलिए, अगर 1 कंप्लीट एंड अनदर हाफ, 1.5 वेव को अगर मैं काट के रखूं, अब इस रेड मार्क के आगे वाले पार्ट को उठा के यहां सुपर इंपोज कर रहा हूं, तो भी क्रेस्ट पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रेस्ट फॉल कर रही है,
तो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो 1.5 वेव मतलब फुल वेव में 2 पाई और हाफ वेव में एक और पाई, तो 3 पाई का फेज डिफरेंस या फिर 3 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं आगे 2.5 वेव अगर काट दूं फिर से डिस्ट्रक्टिव होगी, मतलब 5 पाई का फेज डिफरेंस या फिर 5 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा, तो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो अब देखिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई का फेज डिफरेंस या फिर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस अगर दो वेव्स में होगा तो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरल कंडीशन आ गई बेटा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई या फिर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2, 2n-1 लैम्डा बाय 2। हाँ, यहां पर n की वैल्यू 0 से ना स्टार्ट करके हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 × 1 - 1 इज 1 पाई। हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन फिर मुझे लिखना पड़ता 2n+1 पाई और यहां 2n+1, फिर यही वैल्यूज रिपीट होती अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते तो। बट फिलहाल हमने n की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है, तो n की टर्म्स में जनरल फॉर्मूला जो आ रहा है, फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में 2n-1 पाई का फेज डिफरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और 2n-1 लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये थी कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर हम n की वैल्यू 0 से भी रख सकते थे, तो यहां 2n+1 आता। बिल्कुल सही है, बट डेलिबरेटली यहां n की वैल्यू 1 से ली गई है। डिस्ट्रक्टिव के केस में मैंने n की वैल्यू 1 से पुट की है, जनरल फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बनाया, और कंस्ट्रक्टिव के केस में n की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की है। इसका रीजन आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो वो रीजन आपको बता दूंगा। फिलहाल याद रखिएगा n की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये अब आपको डायरेक्टली याद रहेंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज पे फोकस करा रहा हूं आपका, फोकस रहिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को रिलेट करने के लिए, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस आ गई। ये किसी भी वेव के लिए, सिर्फ लाइट वेव के लिए नहीं, ठीक है? तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। हमने देखा कभी कभी कुछ कंडीशंस में लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है। दो लाइट सोर्सेज की लाइट इंटरफेयर कर रही है, दो लाइट सोर्सेज की लाइट इंटरफेयर कर रही है। जहां कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है वहां एम्पलीट्यूड बढ़ गया। खैर एम्पलीट्यूड हमें दिखता तो नहीं है, हमें क्या दिखती है? ब्राइटनेस। इंटेंसिटी बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। बेटा लाइट वेव में इंटेंसिटी इज फंडामेंटली द एनर्जी कैरिड बाय अ वेव। इंटेंसिटी इज एनर्जी कैरिड बाय अ वेव। तो लाइट वेव की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब लाइट की ब्राइटनेस का बढ़ना, और अगर साउंड वेव की इंटेंसिटी बढ़े तो साउंड वेव की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है लाउडनेस का इंक्रीज होना। साउंड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब लाउडनेस बढ़ गई, और लाइट वेव में इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ब्राइटनेस बढ़ गई, ठीक है? और वैसे इन जनरल इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लास 11th में भी ये डिस्कस हुआ है। एम्पलीट्यूड डबल कर दोगे तो वेव की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। फंडामेंटली इंटेंसिटी इज एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अगर वेव जा रही है तो इसके सामने नॉर्मली एक यूनिट एरिया लो, पर सेकेंड इस यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी पास करेगी दैट इज इंटेंसिटी। सो इट इज एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर सेकेंड की यूनिट है वॉट, सो इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो यू कैन प्लीज नोट इट डाउन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, फिर मैं इसमें डिटेल्स डिस्कस करता हूं आपसे। तो लिखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हेन अ स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड, when a screen is illuminated by two coherent sources of light, very important, coherent sources of light, अभी डिस्कस करेंगे कोहेरेंट क्या होते हैं। when a screen is illuminated, ILLUMINATED, when a screen is illuminated by two coherent sources of light,
we get a pattern of alternate bright and dark, we get a pattern of alternate bright and dark fringes on the screen. We get a pattern of alternate bright and dark fringes on the screen, which is called as interference pattern, which is called as interference pattern. उसके आगे लिखिए bright fringes are formed, फ्रिंजेस या बैंड्स भी आप कह सकते हैं, फ्रिंज या बैंड, BAND बैंड, और FRINGE फ्रिंज. ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and dark fringes are formed due to destructive interference. Bright fringes are formed due to constructive interference and dark fringes are formed due to destructive interference. एक एक पॉइंट बेटा इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्रीन रखी सामने, स्क्रीन के सामने दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट रखे. पहले सोर्स 1 को ऑन किया तो हमने देखा स्क्रीन ब्राइट हो गई. सोर्स 1 को ऑफ किया, सोर्स 2 को ऑन किया तो भी स्क्रीन ब्राइट हो गई. ऑफ किया तो स्क्रीन डार्क हो गई. समझ आई बात. अब दोनों सोर्सेज को साइमल्टेनियसली ऑन कर दिया हमने. जैसे ही दोनों कोहेरेंट सोर्सेज को साइमल्टेनियसली ऑन किया, व्हाट डिड वी ऑब्जर्व. नॉर्मल उम्मीद क्या होती है, आप सोचिए जरा. नॉर्मली अगर आपके पास एक टॉर्च है तो आपने टॉर्च ली, टॉर्च जलाई तो स्क्रीन पे लाइट आ गई. दूसरी टॉर्च ली, ये भी जलाई, तो दोनों टॉर्चेस इकट्ठे जलाओगे तो क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी ना स्क्रीन पे, स्क्रीन ज्यादा ब्राइट हो जाएगी. हाँ, ये टॉर्चेस कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है. रिमेंबर, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट. अभी डिस्कस करते हैं क्यों. तो जब कोहेरेंट सोर्सेज से स्क्रीन को इल्यूमिनेट किया तो हमें एक अजीबोगरीब पैटर्न देखने को मिला. हमने देखा स्क्रीन के सेंटर पे एक बहुत ही ब्राइट फ्रिंज, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखी. इस ब्राइट फ्रिंज के ऊपर एक फ्रिंज दिखी जो कि बिल्कुल डार्क थी, और इस डार्क फ्रिंज के ऊपर फिर एक ब्राइट, फिर ऊपर डार्क, फिर ब्राइट. बजाय इसके कि जनरल इल्यूमिनेशन हो जाती, सिंगल स्लिट ऑन की या सिंगल कोहेरेंट सोर्स रखा, सिंगल सोर्स रखा तो स्क्रीन इल्यूमिनेट हुई. दोनों सोर्सेज, सोर्स 1 सोर्स 2 बारी बारी रखे तो स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन आ रही थी. बट दोनों सोर्सेज जैसे साइमल्टेनियसली हमने ऑन किए, बजाय इसके कि जनरल इल्यूमिनेशन होती, बजाय इसके कि जनरल ब्राइटनेस आती, हमने देखा कुछ जगहों पे लाइट एनर्जी गायब हो गई और कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा आ गई. बीच में ब्राइट बैंड, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. वी गेट अ पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स. अब हमने देखा, जब पैटर्न देखा तो अब हमने सोचा ये पैटर्न ऐसा क्यों बन रहा है. तो फाइनली लॉजिक लगाया गया, भैया ये तो एक ही कारण हो सकता है कि अगर लाइट का कैरेक्टर वेव कैरेक्टर हो, क्योंकि वेव्स इंटरफेरेंस शो करती हैं. जहां पे ब्राइट बैंड बन रहा है वहां पे जब दो वेव आके मीट कर रही हैं तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कुछ ऐसा है कि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं. अभी बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और ब्राइटनेस बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी. और जहां पे कहीं डार्क बैंड मिल रहा है, इसका मतलब यह डार्क बैंड वहां पे हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस पोजीशन पे जब दो वेव्स आके मीट कर रही हैं तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कुछ ऐसा है कि दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं. और अभी हमने डिस्कस किया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर हो तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएंगे. समझ आई बात. सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, when a screen is illuminated by two coherent sources of light, we get a pattern of alternate bright and dark fringes on the screen, which is called as interference pattern. Bright fringes are formed due to constructive interference and dark fringes are formed due to destructive interference. Bright में constructive interference और dark में destructive. crest पे trough, trough पे crest. तो पता चला हाँ भाई लाइट वेव हो सकती है, क्योंकि इंटरफेरेंस कौन शो करता है, सिर्फ वेव्स. इसका मतलब लाइट का कैरेक्टर कैसा है, वेव कैरेक्टर, राइट. अब यहां एक वर्ड यूज किया मैंने, कोहेरेंट सोर्सेज. अब ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं,
और अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो आपको ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। अगर दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होंगे तो ही इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर होगा। अब हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज की कि ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। इसके लिटरेरी मीनिंग पे आओ। को कॉमन, हेरेंट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो समझते हैं आप, जैसे पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहां पे कोहेरेंट का मतलब है एक ही सोर्स से दो सोर्सेज जनरेट करना, एक ही सोर्स से दो सोर्सेज जनरेट करना, ये इसका लिटरेरी मीनिंग है। तो अभी हम बात करते हैं एक ही सोर्स से दो सोर्स क्यों जनरेट करने की जरूरत है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ध्यान से समझिएगा। सो राइट डाउन कोहेरेंट सोर्सेज हम किसको कहते हैं। So coherent sources are those sources which produce light waves of same frequency, which produce light waves of same frequency nu, same wavelength, सेम वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा से, एंड सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ एंड प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड। जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड सेम हो, बट हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये है कि सेम एम्पलीट्यूड भी हो। एम्पलीट्यूड को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। सो कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच प्रोड्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड। ना भी हो एम्पलीट्यूड सेम, सोर्सेज कोहेरेंट होंगे। बट हम क्यों प्रेफर करते हैं सेम एम्पलीट्यूड, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो डार्क बैंड परफेक्टली डार्क होंगे, अदरवाइज डार्क बैंड पूरी तरह डार्क नहीं होंगे। डार्क तो होंगे, डिफरेंशिएट तो आप कर पाएंगे, बट पूरी तरह डार्क नहीं होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब समझ आ गया कोहेरेंट सोर्सेज क्या है। दो सोर्सेज जो लाइट वेव पैदा करें, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड। एनीवे फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ अपने आप सेम आएगी। वेव्स में एक फंडामेंटल ये भी है, वेव की जो वेलोसिटी है वो लैम्डा इंटू न्यू, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। और वेलोसिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी मीडियम पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। जब भी कोई वेव मीडियम बदले, एक मीडियम से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाए, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ही रहेगी, पर सेकेंड 50 हर्ट्ज ही होगी। हाँ, रेयर मीडियम में 50 हर्ट्ज 50 साइकिल इतनी लेंथ अकोमोडेट कर रहे हैं, डेंसर मीडियम में कम लेंथ, मतलब डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, स्पीड बदल जाएगी। और वैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ21 आपने पढ़ा था, दैट इज v1/v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो v को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा 1 इंटू न्यू, लैम्डा 2, तो न्यू कैंसल आउट हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जहां v1/v2 लिखते थे, वहां अब हम लैम्डा 1/λ2 भी लिख सकते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, मीडियम बदलने पे वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों बदलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी दो सोर्सेज की तो पक्की बात है वेवलेंथ भी सेम होगी। सो प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए, बट सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ तो होनी ही चाहिए। ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, राइट। आगे, टू independent sources can never be coherent. Two independent sources can never be coherent. दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। हमें एक ही सोर्स से दो सोर्सेज डिराइव करने पड़ते हैं। कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दो टॉर्चेस ले लें, दो अलग अलग बल्ब ले लें, तो ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्या सेम फ्रीक्वेंसी के दो सोर्सेज नहीं हो सकते? हो सकते हैं बिल्कुल। दो एलईडीज ले लें, सेम नेचर की, सेम मटेरियल से बनी हुई एलईडीज, वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेंगी। अगर उनकी पावर रेटिंग सेम है, दोनों 20 वाट के हैं,
तो चांसेस हैं कि दो, अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ तो सेम होगी, तो चांसेस हैं कि दोनों सेम एम्पलीट्यूड की लाइट भी पैदा कर देंगे। लेकिन इसके बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां भी आपको नहीं लिखाई, तो इसमें ऐड कर लीजिए बेटा। कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच प्रोड्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, एंड को हटा दो, प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या तो दोनों वेव्स में कोई फेज डिफरेंस हो ही ना, जीरो फेज डिफरेंस हो, सेम फेज में हो, साइमल्टेनियसली दोनों की क्रेस्ट आए, साइमल्टेनियसली ट्रफ आए, या तो दोनों सेम फेज में हो तो भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया जीरो। अगर फेज डिफरेंस है तो वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, लेट इट बी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई बाय 4, कुछ भी हो, बट फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा ना हो कि अभी फेज डिफरेंस दोनों वेव्स में पाई है, अगले 1 सेकंड के बाद यही फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाए, अगले 1 सेकंड के बाद कुछ और हो जाए। तो अगर फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में, दैट शुड बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सो कोहेरेंट सोर्सेज विच प्रोड्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था आपको, ये अभी नोट कर लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आप सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट पैदा कर सकते हैं अगर दोनों सोर्सेज की नेचर सेम है, सेम मटेरियल से बने हैं, सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो चांसेस हैं सेम एम्पलीट्यूड की लाइट भी क्रिएट हो जाएगी। और वैसे भी सेम एम्पलीट्यूड हमारी कंडीशन नहीं थी, एम्पलीट्यूड सेम ना भी हो तो सोर्सेज कोहेरेंट है। लेकिन दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मेंटेन किया जा सकता, बिकॉज विद टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कांस्टेंट फेज डिफरेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड। क्यों? इसके लिए बेटा आप समझिए लाइट एमिट कैसे होती है। लाइट चाहे कैंडल की विक से आ रही हो, चाहे सन से आ रही है, चाहे एलईडी से आ रही है, कहीं से भी जब भी लाइट एमिट होती है तो विजिबल लाइट कैसे एमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हमने पढ़ा था, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब ये एक्साइटेड स्टेट से जल्दी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। अपना ऑर्बिट जो है इसका, अपना घर, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एनर्जी मिली तो वहां पे नहीं रह सकता, इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, उसको छोड़ के ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। अब ऊपर वाले ऑर्बिट में गया, वहां ये रुक नहीं पाएगा क्योंकि वो इसका घर नहीं है, इसका अपना घर नीचे है। जैसे आप किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, आप ऊपर जा तो सकते हैं मगर रहने के लिए आपको अपने फ्लोर, अपने अपार्टमेंट में आना पड़ेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको एनर्जी मिली, ये एक्साइटेड होके ऊपर वाले ऑर्बिट में गया, लेकिन रुकेगा नहीं, जल्दी वापस आ जाएगा इंस्टेंटेनियसली। तो ऊपर जाने के लिए तो इसको एनर्जी कहीं से मिली थी, मे बी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो, मे बी हीट, लेकिन जब ये नीचे आया तो इसने यही एनर्जी एमिट की। जब एनर्जी एमिट करता तो ये फोटॉन्स, अब इस बहस में नहीं जाएंगे अभी, वो बाद में आपको क्लियर होगा फोटॉन नेचर है कि जब एमिट होती है तो एज अ फोटॉन, लेकिन जब ट्रेवल करती है तो एज अ वेव। तो ये लाइट पैदा करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो लाइट पैदा करते हैं, विजिबल लाइट एमिट करते हैं। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब ये आते हैं, इस लेवल और इस लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस था, इतनी एनर्जी के फोटॉन्स ये एमिट करते हैं। बट फिलहाल फोटॉन वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे लाइट एमिट करते हैं। अब एक सिंपल पेपर अगर आप लें बेटा, पेपर की थिकनेस में लाखों एटम्स हैं। एटम का साइज बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, लेकिन सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कितना छोटा है सोचो। अब एक बल्ब का फिलामेंट है या एलईडी है, तो जितने सरफेस से वो लाइट एमिट कर रहा है, विजुअलाइज करो कितने इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपके पास मतलब कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एलईडी है, बल्ब है, तो आप उसको स्टिमुलस दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में वो एमिट कर रहा है लाइट। लेकिन प्रोसेस तो वही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो जितना डिफरेंस था दोनों एनर्जी लेवल्स में, उस डिफरेंस की एनर्जी वो एमिट कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ कि उनके इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली ऊपर जाएं और साइमल्टेनियसली ग्राउंड स्टेट में आए? जितनी भी लाइट एमिट हो रही है वो सेम फेज में एमिट हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। या सेम फेज में ना हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एक चलो पीक पे पहुंच गया, एक अभी नीचे है,
ये ऊपर गया, ये यहां आया, फिर ये ऐसे। क्या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ सारे इलेक्ट्रॉन काम करेंगे दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज के? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट एमिट नहीं की जा सकती। ठीक है, सो इसके आगे लिख लीजिए बेटा, मैं आपको लिखवाता हूं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। Why two independent sources can never be coherent? Because emission of light is a discontinuous phenomena. Emission of light is a discontinuous phenomena. Electrons when return to the ground state from excited state, electrons when return to the ground state from excited state emit light energy. Emit light energy. So it is nearly impossible for electrons in two independent sources to do so with a constant phase difference. So it is nearly impossible for electrons in two different sources या two independent sources to do this phenomena, to do so with a constant phase difference. So constant phase difference cannot be maintained in case of two independent sources. So if phase difference is not constant, तो sources cannot be coherent. हमें चाहिए constant phase difference की लाइट, तभी हमें sustained pattern मिलेगा। वरना हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पैटर्न अपीयर हो बोर्ड पे, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, और अगले फ्रैक्शन में गायब भी हो जाए। सो अगर आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए दोनों सोर्सेज से। सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए तो हमें सिंगल सोर्स से दो सोर्सेज बनाने पड़ेंगे, सिंगल सोर्स से दो सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। सो कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करने का पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग सोर्स, बाय स्प्लिटिंग सोर्स, सोर्स को स्प्लिट करके। वो कैसे किया जा सकता है? ये हमारा मेन सोर्स है, इसके आगे आपने रखा ओपेक ऑब्जेक्ट एक, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ये सामने स्क्रीन है। यहां पर आप दो मिरर्स इंक्लाइन करके रख दीजिए, एक प्लेन मिरर यहां पे लगा दिया और एक प्लेन मिरर हमने ये यहां पे लगा दिया। अब इस सोर्स से जो भी लाइट रेज एमिट हो रही हैं, जैसे इस मिरर पे फॉल करेंगे, मिरर उनको रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहां से इधर और यहां से भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्क्रीन पे जो लाइट आ रही है दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, इसका मतलब दो अलग अलग सोर्सेज से आ रही है। इस सोर्स की एक वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन के अंदर यहां दिखेगी और इसी यहां पे भी एक दिखेगी। इसको नाम दे देते हैं S1 और S2। अब S1 S2 टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो एक ही सोर्स की दो मिरर इमेजेस जो हैं वो एज अ कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि स्क्रीन से अगर आप देखोगे आपको लगेगा ये लाइट, ये बल्ब की इमेज आपको यहां दिखेगी, ये लाइट इधर से आ रही है और इसकी इमेज यहां दिखेगी, ये लाइट यहां से आ रही है। सो यहां पे एक ही सोर्स से दो सोर्सेज बनाए। अब जो भी लाइट एमिट होगी वो तो एक जैसी होगी ना दोनों में, अगर कोई फेज में चेंज आ रही है तो साइमल्टेनियसली दोनों में आएगी। अब यहां तक आने के लिए सेम पाथ ट्रेवल किया दोनों रेज ने, तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वैसे ही कुछ वेव्स होंगी जो यहां मीट कर रही होंगी। अब इसको पाथ लंबा ट्रेवल करना पड़ा, इसको छोटा ट्रेवल करना पड़ा, तो पाथ डिफरेंस होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन की पाथ डिफरेंस कितना है, 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा या 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, तो इसी पे डिपेंड करेगा कि इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होने वाली है कि डिस्ट्रक्टिव होने वाली। सो पहला तरीका था कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करने का बाय स्प्लिटिंग सोर्स। बाय स्प्लिटिंग सोर्स में एक तरीका हम और भी यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। फ्रेस्नेल बायप्रिज्म हम इस्तेमाल करके भी एक सोर्स से दो सोर्सेस बना सकते हैं। तो यहां दो राइट एंगल्ड प्रिज्म लिए जाते हैं, लेकिन थिन प्रिज्म्स जिनका एंगल बहुत स्मॉल है। ये ऊपर ये दो सोर्सेज इस तरह से दोनों के बेसिस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर एक मेन स्लिट रखते हैं, इस मेन स्लिट से कुछ लाइट पास करती है एक मेन सोर्स से। अब जैसी जो लाइट इस प्रिज्म पे फॉल करेगी और यहां से एक रे यहां फॉल कर गई, ठीक है। तो अब प्रिज्म के केस में क्या होता है बेटा, एंगुलर डेविएशन होती है, ये तो आप जानते हैं।
स्ट्रेट जाने की बजाय ये रे किसी एंगल से बेंड हो जाएगी, तो ये वाली रे डेविएट होके यहाँ आ गई, एंगुलर डेविएशन हुई, और वैसे ही यहाँ से भी एक रे जा रही थी, ये भी बेंड होके यहाँ आ गई। तो फंडामेंटल सोर्स तो एक ही है हमारा। तो स्क्रीन से अगर आप देखेंगे तो भी आपको वर्चुअल इमेजेस दो दिखेंगी, आपको लगेगा ये S1 और S2 से लाइट आ रही है। तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एक ही सोर्स की दो इमेजेस हमने बना ली। कैसे? फ्रेस्नेल बायप्रिज्म में ये जहां पे ज्वाइन किया है, इसके ऊपर एक पतली सी बीम हमने इंसिडेंट कराई, ऊपर वाले प्रिज्म ने डाउनवर्ड बेंड की, नीचे वाले ने अपवर्ड बेंड की। एज द रिजल्ट स्क्रीन पे जो लाइट आई दो अलग अलग दिशाओं से आई, दो अलग अलग डायरेक्शन से आई। तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। दोनों कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं? इसी मेन सोर्स S की इमेजेस। तो दो तरीके थे जिसमें हमने सोर्स को स्प्लिट किया, एक मिरर्स यूज करके, एक फ्रेस्नेल बायप्रिज्म यूज करके। लेकिन ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन दोनों में से हमने कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं किया। इसमें हम तीसरा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये तीसरा तरीका है, इसको हम नाम देते हैं बाय स्प्लिटिंग एम्पलीट्यूड। दूसरा, दिस इज कॉल्ड एज बाय स्प्लिटिंग एम्पलीट्यूड। बाय स्प्लिटिंग एम्पलीट्यूड, बाय स्प्लिटिंग एम्पलीट्यूड में क्या होगा कि हम एक मेन सोर्स यहां रखेंगे, ये मेन सोर्स स्लिट है, सोर्स के आगे ये मेन सोर्स स्लिट आ गई, ठीक है, पीछे एक बल्ब होगा, आगे एक स्लिट है, इस स्लिट में से कुछ लाइट पास करेगी, आगे जाएगी। इसके आगे हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट और रखा है, इसके अंदर हम दो स्लिट्स रखते हैं जो कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है मेन स्लिट के, स्लिट 1 स्लिट 2, ये आगे मेन स्लिट, इसको मेन सोर्स कहेंगे। ये S1 S2 सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, या आप बोलिए कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। कैसे? अभी समझाता हूं। इसके सामने ये हमने एक स्क्रीन रखी, जो भी लाइट इस मेन सोर्स S से पास करेगी, आगे ओपेक ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक करेगा। S1 S2 दो पतली पतली नैरो स्लिट्स हैं। ये स्लिट प्रैक्टिकली रेक्टेंगुलर होती है। अगर रेक्टेंगुलर नहीं होंगी तो स्क्रीन पे पैटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, फिर हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगे और वो पैटर्न क्लियर। रेक्टेंगुलर में क्या है? रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस हमें मिलती हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, फ्रिंजेस की शेप हाइपरबोलिक होती है, कॉर्नर से थोड़ी इस तरह जारी होती है, हाइपरबोलिक होती है। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पर चलिए एनीवे। तो अब यहां पे बेटा, यहां पे एक ही सोर्स से दो सोर्सेज बनाए और सामने हमने स्क्रीन को इल्यूमिनेट किया। अब आप बुक्स में देखेंगे ये डायग्राम बनी होगी, यही डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, और ये एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है आपकी। और आज का वीडियो देखने के बाद आपने ये एक्टिविटी करके मुझे सेंड करनी है। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? आप कॉपी के पेज पे पहले एक स्लिट बनाओ, बिल्कुल पतली सी इस तरह से, फिर इसके अराउंड इक्वल डिस्टेंट पे सर्कुलर आर्क्स मार्क करो, जैसे मैं यहां मार्क करने जा रहा हूं। एक सर्कुलर आर्क आ गई है, और ये मैं एक रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, और दूसरी वाली आर्क मैं मार्क करने जा रहा हूं ब्लू कलर से। मान लीजिए रेड कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्रेस्ट, और ब्लू कलर ट्रफ। ये वेव फ्रंट्स हैं बेटा, दीज आर वेव फ्रंट्स। तो एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट यहां से निकल रहे होंगे। तो आपने एक डॉटेड बना लो, एक बोल्ड बना लो। डॉटेड वाली मान लीजिए ट्रफ हो गई, बोल्ड वाली क्रेस्ट हो गई। तो इस तरह से आपने यहां पर ये ड्रॉ करनी है सर्कुलर आर्क्स। फिर ये वाली आर्क आ गई। तो जैसे पानी में पत्थर मारे तो रिपल्स क्रिएट होते हैं, और हर रिपल एक वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट वाले टॉपिक्स में मैंने बताया था, हर एक वेव फ्रंट पे सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर। तो आप इमेजिन कर लो, पानी में पत्थर मारा, ये रिपल्स हैं, एक ये क्रेस्ट वाला रिपल, ये ट्रफ वाला रिपल। तो इस तरह अगर आप वेव फ्रंट्स एक के बाद एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर वैसे ही आगे भी आपने एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया। मान लीजिए ये वाला वेव फ्रंट है, ये यहां से इस तरह से आगे तो ब्लॉक हो गया, तो यहां से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा S1 और S2 से पास कर पाएगा, ये पॉइंट यहां से, है ना। हाइजेंस प्रिंसिपल में हमने क्या कहा था? एवरी पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। तो पूरा वेव फ्रंट ब्लॉक हो गया, सिर्फ छोटा सा हिस्सा पास किया, लेकिन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करता है, फ्रेश सोर्स की तरह। तो हर एक सोर्स अपने नए वेव फ्रंट पैदा करेगा कि नहीं। फिर वही काम आपने यहां पे करना है, इसके अराउंड आर्क्स लगानी है, S1 के राउंड भी और S2 के राउंड भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आपको बता रहा हूं। एक रेड बना दो, एक ब्लू बना दो, और
इक्वी डिस्टेंट रखना बेटा इनको। ठीक है, इस तरह से आप बनाते जाइए, एक के बाद एक आपको आर्क्स ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। ये एक तरीके से बेटा एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपने ये करके देखना अपनी नोटबुक में। ठीक है, वैसे ही दूसरे के राउंड, स्लिट S2 के राउंड भी आपने इसी तरह से एक के बाद एक आपने इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्क्स यहां पे मार्क करनी है। अब मैं तो बिना उसके कर रहा हूं, लेकिन आप यहां पे हेल्प लेंगे कंपास की, आप कंपास की हेल्प से करेंगे। इस तरह, और भी अगर मैं एक के बाद एक और ड्रॉ करता जाऊं तो इस तरह से ये आर्क्स ड्रॉ होंगी। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, मेरे केस में थोड़ा एरर हो सकता है, लेकिन आपके केस में बिल्कुल भी एरर नहीं होना चाहिए। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जहां पे, जैसे यहां पे ये दोनों ब्लू दोनों रेड, दोनों ब्लू दोनों रेड, ये सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे। मेरे केस में थोड़ा ऊपर नीचे, बिकॉज मैं बिना कंपास के कर रहा हूं। तो जहां दोनों ब्लू और दोनों रेड आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, रेड मतलब क्रेस्ट, तो इसका मतलब वहां क्रेस्ट पे क्रेस्ट फॉल कर रही है, और दोनों ब्लू मतलब ट्रफ पे ट्रफ, तो इसका मतलब यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो स्क्रीन पे आपको कैसा बैंड दिखेगा? ब्राइट बैंड। फिर वैसे ही बेटा यहां पे बीच में कुछ ऐसी जगह आएंगी जहां एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, इस तरह से मीट कर रही होंगी। तो इसका मतलब यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। रेड और ब्लू के इंटरसेक्ट करने का मतलब क्रेस्ट पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रेस्ट, तो इसका मतलब यहां पे डार्क फ्रिंज मिलनी चाहिए। फिर वैसे ही बीच में और बहुत सारे पॉइंट्स देखो, दोनों ब्लू दोनों रेड, दोनों ब्लू दोनों रेड, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करोगे तो सामने स्क्रीन पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट बैंड। फिर वैसे ही आगे चलते जाओगे, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डार्क बैंड, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इससे आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा क्या सच में ऐसा होगा। हालांकि ये सामने से देखने में सर्कुलर आर्क है, बेसिकली ये सेमी सिलेंड्रिकल है, क्योंकि स्लिट जो है वो रेक्टेंगुलर स्लिट है, तो ये पूरी सेमी सिलेंड्रिकल है, लेकिन सामने से देखने में आपको सर्कुलर दिख रही है। तो थ्रू आउट पूरे पाथ पे आप देखेंगे कई जगहों पे कंस्ट्रक्टिव और कई जगहों पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट। तो इस तरह एक सोर्स से हमने दो सोर्सेज बनाए, ये दोनों सोर्सेज चूंकि एक ही सोर्स, फंडामेंटल ओरिजिन इनका एक है, तो ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हो सकते हैं। तो हम जैसे कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट निकलने वाली स्क्रीन को इल्यूमिनेट करेगी, तो हम देखेंगे कई जगहों पे डार्क, कई जगहों पे ब्राइट बैंड मिलेंगे। डार्क बैंड्स आर फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यही वाला तरीका देखो, यहां डबल स्लिट यूज की ना, तो यही था थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट्स, दो स्लिट्स लेके हमने कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट किए, इन कोहेरेंट सोर्सेज से स्क्रीन को इल्यूमिनेट किया, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न मिला। तो डार्क फ्रिंजेस क्यों बनी है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव की वजह से। इससे पता चला लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है, जनरल इल्यूमिनेशन की बजाय हमें बैंड मिलने लग पड़े, और लाइट इंटरफेरेंस शो कर रही है, मतलब लाइट का कैरेक्टर कैसा है? लाइट का कैरेक्टर वेव कैरेक्टर है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने फंडामेंटल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन हमने ये बात की कि इंटरफेरेंस कितनी तरह की हो सकती है, दो तरह की, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। फिर उनकी फंडामेंटल कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। फिर उसके बाद हमने बात की कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं। फिर हमने बात की क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट हो सकते हैं। फिर हमने बात की कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट कैसे किए जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। फिर हमने बात की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए गए। ठीक है, तो ये सब चीजें आज की क्लास में हमने डिस्कस की। आज हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, कल की क्लास में फिर से इंटरफेरेंस कंटिन्यूड होगा। कल की क्लास में एक तो जो कंडीशंस आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, वो कंडीशंस हम डिराइव करके रखेंगे,
उनको डिराइव अगर करना पड़े, वो कंडीशंस डिड्यूस कैसे करेंगे एनालिटिकली, एक्सप्रेशंस यूज करके, वेव की इक्वेशंस यूज करके, एक काम हम वो करेंगे। दूसरा हम ये टेस्ट करेंगे, ये चेक करेंगे स्क्रीन पे अगर ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको 0 पोजीशन, इससे ऊपर कहां कहां किस किस पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज और किस किस पोजीशन पे डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन डिटरमिन करेंगे। फिर हम फ्रिंजेस की विड्थ डिटरमिन करेंगे, डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है, और दोनों न्यूमेरिकली बराबर होती हैं। ठीक है, और ये सब चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपना इंटरफेरेंस। लेकिन जो भी चीजें आज मैंने डिस्कस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स थे, इनको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ये समझ आएगा तो अगली क्लास आपको और ज्यादा, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, वरना ये बहुत डिफिकल्ट, ये हवा बना रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए। बिल्कुल इजी है। आज की क्लास में देखिए, अगर आपको सब चीजें समझ आ गई, फॉर श्योर कल की क्लास की भी समझ आएंगी, और अगर कल की क्लास में समझ आ गई तो इसका मतलब आप इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद बचेगा सिर्फ डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा जी। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, ये एक्टिविटी करके आपने मुझे सेंड करनी है। ओके, बाय बाय।